हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? स्पिरिचुअल हेल्थ रिलीज टू वैल्यू, एथिक्स, पर्पज इन लाइफ एंड इनर पीस। तो कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, कोई पर्सन है, पर्सन की वैल्यू, उसकी बिलीफ, उसके पर्पज ऑफ लाइफ और जो इनर पीस होता है उससे होता है। मतलब वो लाइफ का मीनिंग है उसको समझता है, मोरल वैल्यू को फॉलो करता है और जो माइंड होता है माइंड को कह सकते हैं शांत बनाए रखता है। ठीक है, जिससे जो स्पिरिचुअल हेल्थ के से रिलेटेड जो रिलीजन्स हो गए उससे जुड़ी हों, या फिर सेल्फ अवेयरनेस हो गया, एथिक्स हो गया, पॉजिटिव लिविंग हो गया, ये सारी चीज़ें इससे रिलेट रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टर सब इसके क्या क्या रहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ के तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हो गया जो जो स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन होगा वो क्या करता है, चाहे जैसी कंडीशन हो, हर एक कंडीशन में वो पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कोई डिफ़िकल्टी आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको उसके सॉल्यूशन पे वो ध्यान देता है, ना कि उसको उससे वहाँ पे मेंटली या फिजिकली अनफिट वहाँ पे कह सकते हैं फील होकर करता अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंपेशन मीन्स होता है करुणा। ठीक है, मतलब वो जो दूसरों के साथ उसकी फीलिंग हो गई, पेन हो गई, प्रॉब्लम हो गई, उनको समझता है। ठीक है, और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो ऐसे पर्सन हो गए जो काइंडनेस, सिंपैथी हो गया और ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पर्पज। तो सेंस ऑफ पर्पज मतलब जो हेल्दी पर्सन होगा, स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन होगा, वो अपनी लाइफ का एक पर्पज समझता है कि लाइफ का, हमारी लाइफ का पर्पज क्या है हमारी, और अपना एक गोल डिसाइड करता है। ठीक है, और उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ उसको पाने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू जैसे हॉनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन्स। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन रहता है, मेंटली हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको वो फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपने एथिक्स को वहाँ पे समझता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ में क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट हो गया, हमारे इन्वायरमेंट में जो कह सकते हैं कब हेल्दी रहेगा, जब वो क्लीन हो, सेफ हो, हमारे आसपास जो एयर है, वाटर है, सॉइल हो गई। ठीक है, तो और जो सराउंडिंग्स की कंडीशन हो उसको क्या करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, जिससे क्या होगा वो हेल्दी रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्दी नहीं हैं तो हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो क्या होगी, वहाँ पे ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज काज होगी और ना ही वहाँ पे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे। हेल्थ कह सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो रहेगा वो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं उसका बेस रहता है पब्लिक हेल्थ का। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मतलब वाटर जो क्या हो, माइक्रोब्स फ्री हो, उसमें कोई टॉक्सिन्स ना हो, केमिकल्स ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कहेंगे। ठीक है, अब जब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर ले रहा है कोई कम्युनिटी में, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, तो वो क्या रहेगा, उसकी वजह से जो इससे रिलेटेड ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं कंटेमिनेटेड वाटर से रिलेटेड वहाँ पे डिजीज़ काज होती हैं, वो काज नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि वाटर प्यूरीफाई है। ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट है क्लीन एयर। अगर वहाँ पे एयर क्लीन है, ठीक है, तो वहाँ उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मोक हो गए, या फिर जो हार्मफुल गैसेज रहती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स रहते हैं, इनकी क्वांटिटी वहाँ पे बहुत ही लो रहेगी या नहीं रहेगी, जिससे वो एयर क्या होगी, प्यूरीफाइड एयर होगी। और प्यूरीफाइड एयर क्या होगी, जब हम इनहेल करेंगे एयर तो वो हमारे लंग्स के लिए भी अच्छी रहेगी, और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, या फिर COPD हो, कोई भी रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो, वो होने का चांसेज वहाँ पे कम रहेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर सैनिटाइजेशन। अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है,
ठीक है, सीवेज को डिस्पोज किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से वहाँ पे जो इन्फेक्शंस होगा उसके वहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस कम होंगे और वहाँ पे कम्युनिटी क्या होगी, हेल्दी रहेगी। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल, अगर वेस्ट डिस्पोजल की बात की जाए तो वेस्ट डिस्पोजल में जितने भी, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो या फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, इनको क्या करेंगे, एक कह सकते हैं सेफली उसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद सेग्रीगेट करेंगे और वहाँ पे डिस्पोज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन काज हो सकता है, या फिर जो बहुत सारी डिजीज़ रहती, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है पोल्यूशन कंट्रोल। तो अगर वहाँ पे हम पोल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब जो ये, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या फिर सॉइल पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, इन चीज़ों को अगर हम वहाँ पे कम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिजीज़ स्प्रेड होने के अलावा वहाँ पे कह सकते हैं चांसेस कम रहेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल करेंगे, उसके ट्रीटमेंट करेंगे, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल जो लॉ होते हैं उनको फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो पोल्यूशन होगा वो कंट्रोल हो जाएगा और वहाँ पे चांसेस कम रहेंगे, जो इन्वायरमेंट रहेगा वो हेल्दी रहेगा, डिजीज़ के चांसेस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है, तो मेनली ऑक्यूपेशनल हेल्थ का पर्पज़ रहता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ होगी, उनकी सेफ्टी हो गई, वर्क प्लेस हो गया, तो ओवरऑल वहाँ पे वेलबींग होना चाहिए। वहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे जो हेजार्ड्स रहते हैं वो नहीं होने चाहिए, चाहे केमिकल एक्सपोजर हो या फिर रेडिएशन हो, बायोलॉजिकल एजेंट्स हों, फिजिकल इंजरीज हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उससे क्या होगा, जो हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ होगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो एक वर्कर्स है उन सबके लिए वहाँ पे सुनिश्चित करती है, उनकी प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या इसका पर्पज़, इसका उद्देश्य क्या रहता है, कह सकते हैं। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जो मान लिया जॉब कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, ठीक है, या ऐसी जगह जहाँ पे डस्ट है, केमिकल्स है, जैसे बहुत सारे कोल माइंस में करते हैं, ठीक है, सिलिका इंडस्ट्री में करते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे या फिर रेडिएशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो पर्सन रहते हैं डायरेक्टली वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं केमिकल्स वहाँ पे रहेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में कर रहे हैं, जैसे पेंट की इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनकी कह सकते हैं कांटेक्ट में जब आएंगे तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री या फिर जितने भी रहे हैं, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का पर्पज़ यही रहता है कि वहाँ पे पहले से ही वैक्सीनेशन कर रखें, सेफ्टी उनकी प्रैक्टिस रखें, ठीक है, और उनकी हेल्थ का रूटीनली उनका हेल्थ चेकअप करें, जिससे वहाँ पे डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ से पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पहले से ही उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे तो इनिशियल स्टेज में वहाँ पे डिजीज़ को हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे वहाँ पे वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेफली वर्किंग कंडीशन। तो जो वर्किंग प्लेस हो वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, टेम्परेचर को कंट्रोल करने, फायर सेफ्टी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, मतलब जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो पर्सन्स वर्क कर रहा है तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स या इंजरी हो गए या फिर कोई भी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स होंगे उनके चांसेस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा एग्रोनॉमिक वर्क प्लेस, तो जो एग्रोनॉमिक वर्क प्लेस होता है, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे इक्विपमेंट्स का फार्मेशन होता है, ठीक है, या फिर टूल्स डिजाइन किए जाते हैं, तो वो मेनली कैसे होने चाहिए, ह्यूमन बॉडी के कह सकते हैं अनुकूल होने चाहिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो बैक पेन या फिर नेक पेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी, ठीक है, और जो वहाँ पे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी वहाँ पे बढ़ेगी।
इसके अलावा एम्प्लॉय वेलफेयर, तो एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होगा, एम्प्लॉय वेलफेयर में जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, न्यूट्रिशंस फूड हो गए, रेस्ट हो गया, ठीक है, और वहाँ पे जो काउंसलिंग सर्विस हो गई, तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो एम्प्लॉय की जॉब होगी उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा और ओवरऑल वहाँ पे वेलबींग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिससे वहाँ पे वेलबींग रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब हो गया ऐसे फैक्टर्स जो किसी पर्सन की हेल्थ के स्टेटस को वहाँ पे अफेक्ट करते हों, ठीक है। मतलब जो कोई ऐसा पर्सन है उसकी हेल्दी कह सकते हैं हेल्दी या अनहेल्दी वहाँ पे होना केवल ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे कह सकते हैं ये नहीं डिपेंड करता है। इसके अलावा कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल हो गए, इन्वायरमेंटल हो गए, या फिर सोशियो इकोनॉमिक हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, ये सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, ये सारे फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल ओवरऑल हेल्थ के लिए उनको अच्छा मानते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ये सारे कह सकते हैं बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन की कह सकते हैं बर्थ से या फिर बॉडी की जो बायोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं उनके कारण वहाँ पे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, चाहे उसमें तुम्हारी एज हो, सेक्स हो, हेरिडिटेरी करेक्टर्स हो गए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एज की। तो एज के अनुसार क्या होती है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया या उसका फंक्शन हो गया वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स में क्या रहता है, जो इम्यून सिस्टम होता है कंप्लीटली वहाँ पे डेवलप नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। एडल्ट में क्या हो गया, जो उसकी फिजिकल हेल्थ हो गई या जो वर्किंग एफिशिएंसी हो गई वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो एल्डरली पर्सन होते हैं, ओल्ड एज पर्सन रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी जो इम्यूनिटी हो गई या जो बोन्स की स्ट्रेंथ हो गई, उनके जो आर्गन्स रहते हैं, आर्गन्स के फंक्शन हो गए, वो सारी चीज़ें वहाँ की उनकी एबिलिटी वहाँ पे रिड्यूस होने लगती है, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ काज होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। इसी तरह सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स भी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि मेल और फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर जो रहेगा या उसके जो हार्मोन्स रहेंगे, उनकी फिजियोलॉजी हो गई, वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, ठीक है। जैसे कि मान लिया फीमेल में जो प्रेगनेंसी हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये जैसी वहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जबकि मेल और फीमेल में जो डिजीज़ का कह सकते हैं डिजीज़ काज करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो भी वहाँ पे डिफरेंट टाइप की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हेरिडिटेरी करेक्टर्स। तो हेरिडिटेरी मतलब जो करेक्टर्स वहाँ पे जो जीन्स के थ्रू वहाँ पे मदर फादर से वहाँ पे चिल्ड्रंस में मिलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हेरिडिटेरी कहते हैं, ठीक है, इसको आनुवांशिक कहते हैं। तो कुछ फिजिकल फीचर्स रहते हैं, ठीक है, या कुछ डिजीज़ रहती हैं जो वहाँ पे इनहेरिटेंट हो सकती हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, हाइट हो गई, हेरिडिटेरी डिजीज़ हो गई जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हाइपरट्राइकोसिस हो गया, ठीक है, ये सारी डिजीज़ क्या होंगी वहाँ पे कह सकते हैं एंसेस्टर से वहाँ पे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं जो क्या करते हैं वहाँ पे जो जीन्स होते हैं, जीन में म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण होते हैं, तो ये बर्थ से भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ग्रोथ या डेवलपमेंट या ओवरऑल हेल्थ को भी ये अफेक्ट करते हैं, ये बाद में भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे तुमको पता है हीमोफीलिया या फिर डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे कैसे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारे कैसे बताया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब नेचुरल फैक्टर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो बहुत सारी एक्सटर्नल कंडीशन कह सकते हैं रहती हैं, जिसमें जो पर्सन रहेगा वो वर्क करेगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो अच्छी हेल्थ रहेगी, अगर वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंटल है, ठीक है, कंटेमिनेशन है वहाँ पे, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे डिजीज़ काज होगी, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, तो सबसे पहले एयर क्वालिटी, अगर वहाँ पे क्लीन एयर है
क्लीन एयर है तो उस कंडीशन में क्या होगा वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एयर क्वालिटी की। तो अगर क्लीन एयर है तो क्लीन एयर में क्या रहेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा ऑक्सीजन अगर वहाँ पे अच्छी अमाउंट में है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो भी अच्छा रहेगा। अगर वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो गया या फिर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी अगर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर कह सकते हैं पोल्यूटेड वाटर रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो वाटर से वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगी वो काज होंगी, जैसे हेपेटाइटिस हो गई, टाइफाइड हो गया, तो ये होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसी तरह हाउसिंग हो गया। हाउसिंग भी पर्सन को क्या करता है, सेफ़ क्लीन और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे जो हाउसिंग है, हाउस है, उसमें क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लाइटनिंग है, अच्छे से स्पेस है, अमाउंट कह सकते हैं एक पर्याप्त अमाउंट में, तो क्या होगा वहाँ पे जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होगी वो अच्छी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट क्या मतलब, जो हमारा इन्वायरमेंट होगा वहाँ क्लाइमेट की बात करें तो जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, रेनफॉल, ये जो सीजनल चेंजेस रहते हैं ये भी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हार्ड टेम्परेचर, हार्ड इन्वायरमेंट है तो उसकी वजह से वहाँ पे हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है तो क्या होगा, हाइपोथर्मिया की कंडीशन होगी। ठीक है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो एक क्लाइमेट है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सैनिटेशन की। तो सैनिटेशन में बता भी चुके हैं क्या होगा, वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर हो गया या फिर जो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे, प्रॉपर वहाँ पे सीवेज डिस्पोजल कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे और इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, वाटर को क्लीन रखेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा वो हेल्दी रहेगा। ठीक है। और वहाँ पे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के। तो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स मतलब जो डेली हमारी हैबिट है, हमारा बिहेवियर है, कैसा पर्सन उसको अपने आप उसको अपनाता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ के लिए। ठीक है। तो अगर ये कह सकते हैं वहाँ पे हेल्दी फैक्टर अगर हम उनको अपनाते हैं तो उनको क्या होगा, वहाँ पे डिजीज़ से काज नहीं होगी। ठीक है। अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल है तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर कोई डिजीज़ काज नहीं होगी। अगर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल वहाँ पे हम अपनाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ के कारण हो सकती है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लाइफ स्टाइल फैक्टर्स रहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस डाइट की। तो अगर बैलेंस डाइट है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हम प्रॉपर अमाउंट में अगर वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर जो विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन चीज़ों को लेते हैं तो उस वहाँ पे हमारी जो ग्रोथ होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, इम्यूनिटी होगी, ये बूस्ट होगी। ठीक है। अगर ये चीज़ें हम नहीं लेते हैं, ख़राब न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे ओबेसिटी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, हेल्थ कह सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे काज हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। तो फिजिकल एक्टिविटी में हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डेली साइकिलिंग है, योगा है, ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी रहेगी वो फिट रहेगी और वहाँ पे हेल्दी उसको बनाए रखेगी। अगर हमें एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मेंटल हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट स्मोकिंग की बात करें। स्मोकिंग में क्या रहेगा, स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, अगर वहाँ पे हम स्मोकिंग करते हैं तो वो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं जो कि हमारे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया या फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स हो गए उनको अफेक्ट करेंगे और वहाँ पे लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ काज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल कंजप्शन की। तो अल्कोहल कंजप्शन भी हमारे आर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है। इन चीज़ों को अफेक्ट करता है तो उसकी वजह से वहाँ पे लीवर सोरेसिस या फिर हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। ठीक है।
इसके अलावा स्लीप पैटर्न, ड्रग एब्यूज़ में क्या होगा वहाँ पे बहुत सारी कह सकते हैं जो मेडिकल एडवाइस के बिना हम वहाँ पे बहुत सारी जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे एडिक्शन काज हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज होने के चांसेस वहाँ पे उनको वो भी डैमेज होने की चांसेस में रहती है, उनको वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा स्लीप पैटर्न की बात करें, स्लीप पैटर्न में क्या होगा, हमारा जो स्लीप का पैटर्न है वो भी हमारी हेल्थ को, हमारी ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है। तो हमको प्रॉपर क्या होना चाहिए वहाँ पे 7 to 8 आवर के लिए अच्छी नींद लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो हमारी मेमोरी होगी, कंसंट्रेशन होगा, इम्यूनिटी होगी, या फिर जो हमारे हार्मोन्स रहेंगे वो बैलेंस रहेंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा वहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज काज हो सकती हैं, ओबेसिटी हो सकती है, इंसोम्निया जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम फैक्टर की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की तो इसमें क्या रहता है, जो पर्सन होगा वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन दोनों से वहाँ पे रिलेशन रखता है, ठीक है। जिसका मतलब हो गया जो पर्सन है उसकी हेल्थ हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि सबसे पहला है एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या करता है, हेल्थ के अवेयरनेस को और वहाँ पे पर्सनल हाइजीन्स हो गया, डिजीज प्रिवेंशन और हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में वहाँ पे उसको नॉलेज रहता है। तो अगर वो पर्सन एजुकेटेड है तो वो क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, मेडिकल केयर भी कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें में उसके अंदर एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हो गया अकूपेशंस क्या होता है, पर्सन की जो इनकम हो गई और उसकी वर्किंग कंडीशंस हो गई और जो हेल्थ रिस्क रहती है वो सारी चीज़ें उनको ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो सेफ अगर अकूपेशन है तो पर्सन हेल्दी रहेगा, अगर वहाँ पे हैजार्डियस जॉब है तो उसकी वजह से वहाँ पे अकूपेशनल डिजीज़ काज होने का रिस्क बढ़ जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम की, तो इनकम भी इनकम भी एक कह सकते हैं ये रहता है कि वहाँ पे अगर इनकम है अच्छी तो क्या होगा, वहाँ पे बैलेंस डाइट ले सकते हैं, सेफ हाउसिंग हो गया, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे इनकम अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है, सैनिटाइजेशन नहीं कर पाएंगे, पुअर सैनिटाइजेशन होगा जिसकी वजह से वहाँ पे डिजीज़ काज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली सपोर्ट की, तो फैमिली सपोर्ट में क्या रहता है, वहाँ पे जो हमारी फिजिकल या मेंटल या इन्वायरमेंट इमोशनल हेल्थ होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर फैमिली सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो ये सारे फैक्टर्स किस में आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, ऑक्यूपेशंस हो, इनकम हो या फिर फैमिली सपोर्ट हो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है और हेल्थ को इंडिकेट करने वाले कौन कौन से इंडिकेटर्स रहते हैं। ओके, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में होते हैं क्लास।